दोस्तों, मेरे यंगर भाई बहनों, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी अपने माँ बाप या बुजुर्ग अंकल आंटी के मुंह से ये बात सुनी होगी कि बेटा नीचे वाले की तरफ देख के गुजारा करो। जैसे आप यंग जनरेशन है, आईफोन आईपैड ऐसी चीज़ें मांगते हैं, तो ऐसी बातें आपको हमको सुनने में मिलती हैं। ये बात थोड़ी ऐसी ही सुपरफिशियल लगती है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी गहराई है। वेस्टर्न कंट्री में थिंकिंग लोगों की ये है कि जो बंदा पीछे रह रहा है उसको सपोर्ट करो। जैसे लो इनकम ग्रुप है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, कभी मैं भी रहा हूँ उस ग्रुप में। जब नया नया आया था, इनकम कम थी, तो फिर हेल्थ केयर कार्ड मिल जाता है। एक यहाँ हेल्थ केयर कार्ड होता है, तो आपको दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं उस पर। बहुत कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, जो सम ट्रीटमेंट्स आर पेड, वो फ्री हो जाती है। स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास तो यहाँ भी फीस देनी पड़ती है, तो वैसे सारा फ्री है। तो उनको हेल्थ केयर कार्ड वालों को उस पर बहुत डिस्काउंट मिल जाती है, और बड़े बिल कम हो जाते हैं, फ़ायदा हो जाता है बंदे का कुल मिला। स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीस कम हो जाती है, तो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं बोलता कि नीचे वाले की तरफ देख के गुजारा करो। इंडिया में ये बात शुरू ही नहीं की, इन्वेंट ही नहीं की, बल्कि इम्पोज की गई है। पीछे हम देखें तो बहुत गहरा राज है इसके पीछे। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप हुई हैं, उनके वहाँ तो ऐसी बातें बोलने को मिलती हैं कि लोगों ने कर दिया है, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। ऐसा जापान में ऐसी बातें बोलते हैं, जर्मन में और बहुत जगह। और हमारे यहाँ पे मतलब ये बात बहुत पॉपुलर है कि देख, किसी अमीर की कोठी बंगला देखकर अपनी कुटिया मत गिराओ। ये मतलब ऐसी बातें बोली जाती हैं, बताई जाती हैं हमको। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है। आपको लगता है शायद ये बात इम्पोर्टेंट नहीं होगी इतनी, या पर है, खास करके आप लोगों के लिए। हमने तो बोला और चलो गुजारा कर लिया जैसे कैसे, क्योंकि हमारे इस वक्त हालात भी और थे, और इतनी अवेयरनेस थी नहीं, और इतने साधन भी नहीं थे जितने आज हैं। बात शुरू करने से पहले मैं एक इस टॉपिक से वैसे रिलेटेड ही है ये बात। बाद में मैं एक यूट्यूब पे एक यंग लड़की थी कोई, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बोल रही थी। मैं कोई अम्बेडकरवादी या कोई भी मनुवादी कुछ भी नहीं हूँ। मेरी कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन है नहीं। मैं पॉलिटिकल, किसी सोशल या रिलीजियस या किसी कास्ट में तो बिलोंग ही नहीं करता। मैंने बहुत बार ये क्लियर कर रखा कि न्यूट्रल पॉइंट है हमारा। लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बोलना चाहिए, ऐसे ही नहीं बायस्ड, प्रेजुडिस्ड, क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाली स्कॉलर, इसमें डाउट वाली बात नहीं, तो कह रही थी कि संविधान क्या बनाया है, कॉपी पेस्ट किया है। अगर इतना ही इंटेलिजेंट होता तो खुद लिख देता। भाई, आपके पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने, जो पुजारी प्रीस्ट क्लास है, उन्होंने संविधान बनाया ही था मनो सिमरती, तो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। तो अब लोग थोड़े जाग रहे हैं। एक तो ये बात हमारे इंडिया में पता क्या है बुरी, कि जब बुद्ध हुए तब उनको कृष्ण जी की याद आ गई। उन्होंने बुद्ध की बात उससे पहले मतलब कृष्ण जी को ज़्यादा लोग याद कर रहे। तो
जब में भी कबीर जी आए तो उसमें भी बुद्ध की बात मानने लगे होंगे, एक्सप्लोर करने लगे होंगे, या आज लगे हैं तो शायद कबीर जी की बारी आनी बाकी है। तो मतलब हम 200-300 साल बाद जाकर किसी बंदे की फिलॉसफी को फरोलते हैं। हमारी जब वो बंदा होता है तब नहीं उसकी बातों को मानते। तो ऐसी कुछ हमारी आदत है कि चलो देर से आएंगे, उस पॉइंट पे अभी नहीं। जहाँ हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले कोई दूसरा करे, अगर वो उसका कुछ फायदा हुआ शायद हम थोड़ी चालाकी करते हैं कि लेट हिम ट्राई फर्स्ट, है ना। अगर वो कामयाब हुआ तो हम फिर पीछे फिर लग जाते हैं। हाँ भाई फलाना कोर्स करके जॉब लगती है तो फिर हर कोई लग जाता है। यहाँ पे कुक शेफ का कोर्स करके PR मिल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो हर एक बंदा शेफ, किसी ने एक समोसा नहीं तला होगा। अकाउंटेंसी से पक्का हो रहा है बंदा, चलो भाई हर एक बंदा अकाउंटेंट, उनमें से एक भी अकाउंटेंट नहीं बना। मास्टर ऑफ अकाउंट्स की डिग्री करके बंदे टैक्सी नहीं चलाते। तो मतलब ऐसी हालत है हमारी। तो हम बहुत देर बाद जागते हैं। तो आज लोग शायद BR अम्बेडकर को पढ़ना शुरू कर दिया होगा लोगों ने, तो बातें तो मान लिखी हैं। तो मैं उस छोटी बच्ची है वो, उसको बताना चाहता था कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे ना, वो बड़ी चाहे उनको उस वक्त तो उनको पढ़ने का भी नहीं होता था, डेस्टिनी ऐसी थी, अधिकार नहीं होता था। तो किसी अमीर आदमी ने उनको स्पॉन्सर किया। और देखो मतलब अगर ऐसा हम करें तो कितना हमारे मुल्क में मतलब बहुत जीनियस लोग बैठे होंगे, अभी भी हैं, करना चाहिए। तो फॉरेन कंट्री से डिफरेंट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्टडी की, उनके पास था पहले से ही बहुत ज्ञान था। आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि यहाँ पे सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में जहाँ लॉ के स्टूडेंट होते हैं ना, लॉ के सोलिसिटर बैरिस्टर, जो उनकी जब फाइनल ट्रेनिंग होती है ना, पहले भी उनको पढ़ाया जाता है। हम डॉक्टर साहब की किताबें, वहाँ उनकी उस जगह पे एक लाइब्रेरी है, उसमें टॉप सेल्फ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की और बहुत सारी किताबें। देश का संविधान तो चलो जैसा ये लड़की बोल रही है कि कॉपी पेस्ट करके बनाया, अब उसको तो छोड़ो, उसकी तो बात छोड़ो। मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि ब्राह्मणों को थोड़ा नीचे रखना चाहिए था तो उनके साथ, क्योंकि उनको तो हमेशा से रिजर्वेशन मिलती रही है 100%। तो उनका कोटा रखना चाहिए था कि इनको सिर्फ 2% ही सीमित रखना चाहिए या 5%। फ्री में इनको खाने की आदत पड़ गई ना इनकी संतानों को। तो वहाँ उस लाइब्रेरी में डॉक्टर साहब की और इतने स्कॉलर हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उन सभी की किताबें हैं उस लाइब्रेरी में। और आप ये सोच के हैरान होगे, स्टैच्यू केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही लगा हुआ है। मतलब उसको नंबर 1 पे, क्योंकि ये लोग तो बायस्ड नहीं है, पार्शियलिटी नहीं करते ये। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होता, बहुत माइनॉरिटी होगी जो करती है, पर ऐसा नहीं होता। मेरे को 15 से ज़्यादा साल हो गए यहाँ। दूसरी बात, अगर कुछ दम था तक और किताबें लिखी हैं, वो तो कॉपी पेस्ट नहीं की गई, वो तो उन्होंने लिखी है, बिल्कुल नई है, नॉवेल है वो, बिल्कुल नई, कहीं से किसी बिल्कुल नए ही आइडिया हैं, वो पढ़ाए जाते हैं उनको। और ये बात आप लोग मत सोचना कि यहाँ पे कोई पहले लोअर जो लो कास्ट हैं इंडिया में, छोटी जाती है, वहाँ से उनसे तो डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट नहीं खरीद पाते, गरीबी इतनी है वहाँ पे। तो यहाँ उन दिनों में कैसे आ गए, मतलब ये तो बहुत देर से है जी। तो ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ उस जाति के जो उनको मानते हैं वो अम्बेडकर बाती या जहाँ पहले आए थे ना, अंग्रेजों ने, उन्होंने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर भी किया। अब वैसे ही ये कॉमन सेंस की बात है, जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो वो और कंट्रीज जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करेगा, उसमें से अच्छी बातें नए संविधान में जो बना रहा है वो उसमें डालेगा ही डालेगा। तो वो कोई कॉपी पेस्ट थोड़ा हो गया, मतलब नादानी वाली बात कर रही थी वो।
अगर वो बच्ची कभी मेरी वीडियो सुने, भाई आ जाना यहाँ पे, मैं तुम्हें टिकट भी भेज दूँगा। और जहाँ पे दिखा देता हूँ सिडनी में जो लॉ का स्कूल है, जो भी उसका नाम है, कुछ एम से कुछ नाम है, नाम भूल जाता हूँ। उस जगह पे लाइब्रेरी वहाँ रखी हुई है वो, और स्टैच्यू भी है। ऐसे नहीं, मतलब पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। आप लोग प्रेजुडिस, आप लोगों के जो आंखों में सूतक लगा हुआ बीमारी है, आपकी आंखों में बीमारी होगी ही, क्योंकि जब फ्री में रिस्पेक्ट मिल रही हो, फ्री में हम टॉप पे बैठे हो, किसी की गाय ने बछड़ा दिया है तो पहला दूध कहीं हमको आना है, देसी घी हमको आना है, किसी के शादी है फ्री का भोजन मिलना है, किसी के, तो ऐसी हम लोगों को ये आदतें पड़ जाती हैं। फिर जब दूसरे लोग जागना शुरू करते हैं ना कि अब तो लोग, जैसे किसी ने कैमरा लगा दिया तो चोरों को तकलीफ होती है, तो अब ये जो है उनकी अगली जनरेशन है जो पीछे लूटते रहे आम गरीब लोगों को, उनको तकलीफ होती है। मैं जब बहुत बार बोला है, फिर बोल रहा हूँ कि मैं जब वीडियोज में प्रीस्ट ब्राह्मण या पुजारी वर्ग में बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे मोहल्ले में जो जोशी शर्मा शुक्ला जी रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनकी ऐसी थिंकिंग है और जिन्होंने ऐसी बातें फैला रखी हैं और फैला रहे हैं और अभी भी फैला रहे हैं। जबकि अब साइंस का युग है, सारी बात क्लियर हो चुकी है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और फिर भी वो लोग पीछे को खींच रहे हैं। तो मैं इसको स्ट्रांगली डिसलाइक करता हूँ। तो इनको ऐसी आदतें पड़ी हुई हैं। शुक्ला जी एक मेरा दोस्त है, शुक्ला बड़ा क्लोज फ्रेंड रहा है मेरे साथ लुधियाना में जब हम थे। तो वो फनी बहुत था, उसने मेरे को बात बताई, कहता कि पांडा था, हालांकि वो भी अगर माने तो वो शुक्ला पंडित होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल बंदा था, अच्छा आदमी था, इसलिए मैं उसको आज भी याद करता था। कहता कि पांडा था। उसको किसी बंगाली फैमिली ने इनवाइट किया कि आज रात को भोजन है, वो जो बंगाली है ना, ललिता को वो ललिता बोलती है, तो उसने भजन को भोजन बोला, वो ज़्यादा यूज करते हैं। तो पंडित ने तो तिरपला चूर्ण खा के, कायम चूर्ण खा के जो भी पेट साफ कर लिया, अभी अब तो वहाँ जाएंगे और तसल्ली से खाएंगे, तय लगाएंगे। वहाँ निकला गया तो वहाँ तो भाई राधे श्याम भजन ही चल रहे थे, वो बड़ा कलमा। ये ऐसे लोग हैं जो जिनको तकलीफ होती है, या उनकी संतानें हैं जो अभी भी सोई पड़ी हैं। अब लोग जाके भाई अच्छी बात है कि हमारे पंजाब के जो किसान है ना, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर को बुरा ही मानते थे, बुरा ही कहते थे। मेरे से कुछ छुपी बात नहीं है, क्योंकि मैं वहीं रहा हूँ जब तक किसान आंदोलन की प्रॉब्लम नहीं आई। फिर पता चला कि इन्होंने इनके लिए, मतलब उनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान में कैसी कैसी सुविधा दे रखी है। ही वॉज ए न्यूट्रल मैन, उसने पक्षपात नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मणों को ऐसा ही बोला कि आप गलत कर रहे हो। संविधान में भी उन्होंने ब्राह्मण को नीचा तो नहीं दिखाया, सभी को बराबर मतलब इक्वल माना ना, मतलब एहसानमंद होना चाहिए। ये जो बंदा जैसा है, अगर उसमें जितने गुण है उतने गुण बयान करो, जितने अवगुण है उतने अवगुण बयान करो। बेसलेस क्रिटिसिज्म नहीं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज गुड। तो वो लड़की है जो वो गलत बात कर रही है, नहीं करना चाहिए। ये जो दूसरों को नीचा समझने वाली और दूसरे तो मोटिवेट करने वाली जो बात है, ये खुद से नीचे वाले को देख के गुजारा करो, दूसरों को तो ये बात बोलनी है ना। ये बात भी मैं अभी आ गया अपने मुद्दे पे, पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक है कि दूसरों को नीचा दिखा, ये इन्होंने शुरू किया। और अब खुद से नीचे वाले को कहते थे तुम अपने वाले नीचे को देख के गुजारा करना। खुद से नीचे वाला क्षत्रिय, उसके नीचे जो है वैश्य है, जो रिच बिजनेस पीपल हैं जो,
और उनके नीचे है बाकी जो है उनको कह देते थे। जो गाँव में अगर आप जाओगे ना, बनिए को वो डरपोक मानते हैं, तो वैश होते हैं ना। क्यों मानते हैं? उसकी वजह है। उसकी वजह ये है क्योंकि पुराने बुजुर्ग ये मानते थे कि जब ये मनु स्मृति और ये कास्ट सिस्टम जब लागू किया गया था, तो जो ये वर्ण था, वैश, ये वर्ण था ना, पहले तो ऑनेस्टी थी इसमें, बर्थ बेस्ड नहीं था ये। कोई किसी का कर्मचारी है, उसको लगता था इसमें तो बहुत, ये तो बड़ा अच्छा व्यापारी बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, तो उसको प्रमोट कर देते थे। वो चाहे किसी का भी बच्चा हो, वो वैश कैटेगरी में एक्सेप्ट हो जाता था, वर्ण में उसकी एंट्री हो जाती थी। उसको फंडिंग देते थे, उसको कहते थे हाँ भाई तू काम कर, नया नई चीज़ बना, और ठीक है। ऐसे ही देश खुशहाल हुआ था हमारा, ऐसे ही देश सोने की चिड़िया बना। तो बाद में जब ये जबरदस्ती जाति बेस्ड बनाया गया इसको, जन्म के आधार पर कि ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण, तो पुत्रों के मोह ने डुबोया ना। इसीलिए जो 10वें गुरु, लास्ट वाले गुरु हैं, उन्होंने पुत्रों, उनकी जीवन से ये हमको एक शिक्षा मिलती है कि औलाद का मोह नहीं करना चाहिए, देश के मामले में देश का मोह करना चाहिए। ये उनकी जीवन से बहुत बड़ी शिक्षा। मैंने ये बात किसी ने नहीं हाईलाइट की कभी। मेरे मुंह से जब सुनते हैं यार, तो उसको हराम हो जाते हैं, कहते यार बात तो सही है। आजकल जो गिरावट आई हुई है बच्चों की वजह से आई। सोनिया गांधी बैठी है कि मेरा बेटा ही वो बने, प्रकाश सिंह बादल कहता मेरा ही बेटा ये बनेगा। तो देश का बेड़ा डूबता है, डूब जाए। लेकिन गुरु साहब ने इसे अपोजिट किया था, राइट बात की कि देश पहले, अपनी औलाद बाद में। और ऐसे अवतारी जो संत बड़े बड़े होते हैं, महान, तो उनके जीवन से बहुत तरह की शिक्षा हमको मिलती है। तो जब ये जबरदस्ती थोपी गई थी हमारे ऊपर, तो वैश के पास स्टैंड था, वो बाकी लोगों के साथ, किसानों के साथ, या बाकी जो लोग थे उनको इकट्ठा करके, मतलब यूनाइट होके वो स्टैंड ले सकता, कहते कि गलत बात है। क्योंकि बाकी तो उसके कर्मचारी थे, या उसके लिए काम करने वाले थे, या उसको सप्लाई करता थे माल, उससे पैसा मिलता था। तो वैश डर गया, तो उसने नीचे देख के गुजारा कर लिया कि मेरे को तो चाहे तीसरा ही नंबर मिला है, पर मेरे नीचे है कोई। और फिर शूद्र, उससे नीचे शूद्र, और उनके नीचे औरत, उसके नीचे औरत को डाल दिया। आखिरी हथियार औरत में चलाया, और हर एक वर्ण में औरत का दूसरा स्थान रखा गया। शर्म आती है कि लोग अभी भी मानते हैं ऐसी बातों को, कि नीचे की तरफ देखे गुजारा कर लो और अपना, हमारी तसल्ली मेरे नीचे है भाई। क्यों भाई? ऊपर वाले को क्या नहीं पूछते सारे, तू क्यों टॉप पे बैठा है, तेरे में क्या गुण है? तू स्वर्ण जाति का है, तू कौन सा जब जंगल पानी जाता है सुबह, जब लैट्रिन वगैरह करने जाता है, मल मूत्र का त्याग करता है, तू कौन सा वहाँ पे सोना हकता है जाके, है कि देश को, देश वीर हो रहा है हमारा। वो स्वर्ण जाति का है, तेरे कहाँ पिछवाड़े से कौन सा अभी न्यूक्लियर कोई फार्मूला निकलता है रोज, जिससे हमारा देश विज्ञान में तरक्कीकरण है। तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं, बेड़ा गर्क किया है। और तुम फ्री फंड में स्वर्ण नंबर 1 हम स्वर्ण जाति हैं, और अंधी पड़ी हुई है, मतलब अंधों की अंधेर नगरी चौक राजा वाली बात। ये नीचे देख के गुजारा करें, क्यों? ऊपर देख के क्यों ना करें? भाई चढ़ना तो हमने ऊपर है, अब ऐसा करो, फिर चढ़ाई चढ़ो, नीचे देख ऐसे गर्दन करके ना चढ़ाई करो, चढ़ो पीछे, बॉडियां जड़ो, देखो टांगे ना टूटती तुम्हारी। ऊपर देख के, आगे देख के चलना पड़ता है भाई, पीछे देख के। यही ग्रंथों में बात बोली है, आगे देखो, पीछे मत देखो। पीछे का जो हो गया हो गया। अब ये लोग मेरे को बोल सकते तो क्यों पीछे देख रहा है? मैं पीछे इसलिए देख रहा हूँ कि मैं बताऊँ आने वाली जनरेशन को, आने वाली जनरेशन के फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं कोई पीछे नहीं धकेल रहा कि आज पैसा करो, आगे की ही बात कर रहा हूँ। तो हमने तो गलतियाँ कर ली, हमको तो ज्ञान दिया नहीं इन्होंने, और जो दिया था वो गलत था। डिवाइड एंड रूल किसने बनाया जी? अंग्रेजों ने।
डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने तो बहुत बाद में पकड़ी आके बात, ये तो तुमने बहुत देर पहले कर रखी थी डिवाइड एंड रूल। ब्राह्मणों की ये है प्रीस्ट क्लास जो इंडिया में रखी। और देखो अगर आप रिच मतलब ऑनेस्ट जो इस्लामिक कंट्री है ना, वहाँ पे जाओ, देखो कांटे फूल होते हैं, कांटे भी होते हैं। अगर आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा है अगर आपके अंदर, फिर तो आप कहीं भी नुक्सी निकालते फिरोगे। वो कहते हैं ना चींटी होती है वो ट्रेड में ही जाएगी, चाहे संगमरमर की बिल्डिंग हो, ताजमहल जैसी। बड़ी सोच है। अगर आप रिच अच्छे इस्लामिक कंट्री में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि लोग कितने भले हैं। बहुत उनके असूल हैं, एथिक हैं। मतलब मजदूर का कहते हैं पसीना सूखे उससे पहले उसका मेहनताना दे दो, चक्कर मत कटवाओ उसके। और लोग ऐसे ही नहीं, उनके ऊपर वाले की बख्शिश, अमीर मुल्क हैं वो। मैं कहता हूँ ना, संतों की अगर हम प्रॉफिट्स की बात को ऑनेस्टली मानेंगे तो फिर ऐसे ही ऊपर वाला दयावान है। जहाँ जहाँ अच्छाई है वहाँ ऊपर वाला दयावान है। ये लोग हम दूसरे मुल्कों से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमको यहाँ पे शेल्टर ही नहीं देते, सारा इक्वली ट्रीट करते हैं। देखो यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ कोई कमी नहीं है। आप छोटे से छोटे साइज का फूड भी ले लोगे, पेट भर जाता है आपका, जो रोज फेंकना पड़ता है ज़रूरत से ज़्यादा होता है। और कॉफ़ी का कप अगर अपने लार्ज में ले लिया ना यहाँ पे, तो आपको वो पिया नहीं जाता, इतना ज़्यादा होता है। क्योंकि लोग तगड़े हैं, बड़े हैं, जहाँ जैसे हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, तब वो बहुत खाते थे पहले और काम भी बहुत करते थे, वैसे ही हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे भी हमारे देश में जब मुसलमानों से नफरत होती है, तो पहले जब इस्लाम में तो गिरावट थी नहीं। और वैसे भी यार इंडिया पे जो अटैक हुए थे वो इन्होंने थोड़ो किए थे। और अच्छा भला रिलीजन था ये। जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये जो हमारे ब्राह्मणों ने इनके मुल्लाओं को करप्ट किया। भाई हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, कुछ डोल जाते हैं और फिर डर भी होता है ना। क्योंकि जब राजा ज़्यादा जो ऊपर वाले लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो राजा के नज़दीक रहते हैं ज़्यादा, उनको राजा का डर रहता है। क्योंकि राजा तो सीधा सर कलम करवाता था फिर, तो उसको खुश करने के लिए ये लोग कुछ भी बोल देते थे कि ऐसा लिखा है। और राजा पढ़े लिखे नहीं, अकबर अनपढ़ था, तो वो उसको ट्रस्ट करना पड़ता था जो लोग बोलते थे। तो पढ़े लिखे यही लोग होते थे। तो जहाँ पे मुल्ला ईमानदार हैं, अच्छे हैं, जो वहाँ की प्रीस्ट क्लास है और जेन्युइन बात कर होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे अमीरी है, ऊपर वाला दयावान है और सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ पे। चलो ये बात तो बीच में आ गई, लेकिन हमारे यही बात है कि भाई नीचे की तरफ देख के गुजारा कर। क्योंकि मैं तेरे सर पे बैठा हूँ, मैं तो तेरा खून चूसूँगा ही चूसूँगा। और तुझे अगर मैं कुछ नहीं हुआ तो मैं तुझे इससे भी और नीचे गिरवा दूँगा। इसीलिए जोक बने है ना, वो कहते हैं कि केकड़े वाला जोक है ना, कि जर्मन केकड़ा था, उसके ऊपर एक जार में बंद किया, उसके ऊपर ईंट रखी हुई थी। केकड़ा था, जब बिच्छू था, चलो जो भी था, जापानी था, उसके ऊपर 2 ईंटें रखी हुई थी। और हाँ, जो केकड़ों जार में केकड़े डाले हुए थे, फिर जब इंडियन केकड़े थे उनको ऊपर से खुला ही छोड़ा हुआ था जार को। वो कहते हैं ये क्यों, कहता है ये एक दूसरे को पीछे नीचे खींचने में लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर ईंट रखने की क्या जरूरत है जार की, ये वैसे ही बाहर जाने नहीं देंगे, किसी को आज़ाद नहीं होने देंगे। तो यही बात है, हम ऊपर वाला तो आता है नीचे उससे अपने वाले नीचे को और नीचे दबाते हैं, और वो आ गए अपने वाले नीचे को, और लास्ट में सबसे ज़्यादा एंड में गुस्सा निकलता है औरत के साथ क्राइम होता है, औरत के साथ रेप होता है। और फिर भी मतलब कुछ
जो ऊंची जातियां मानती हैं वो औरतें फिर भी ऐसी ग्रंथों का, ऐसी बातों का समर्थन करती हैं। जैसे ये लड़की की मैं बात कर रहा था, ये बोल रही है, इसको पता ही नहीं। इनको बताया जाए ना कि तेरे को भाई, अगर तेरी माँ को या ऐसे नंगा कर होकर घूमना पड़े तो, और अगर उसने छाती ढकनी है, टैक्स लगाना पड़े, फिर कैसा महसूस होगा। तो जो पहले हमारा संविधान लिखा हुआ था ना, जो कोई कहीं कॉपी पेस्ट नहीं, वो तुम्हारे पूर्वजों के छात्र दिमाग से निकला था, वो किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं था। दूसरों को तुम बोलते हो कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो वो जो संविधान ऐसा था इस देश में, आज भी चलता है, वो आधे से ज़्यादा इंडिया में चलता है वो। ये संविधान तो भी फुल्ली इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, और इसमें 50 तरमीम कर दी है, सौदे कर दी गई। तो बंदे को बातें, मतलब मैं वही बात मैं कहता हूँ ना, इसलिए मैं आप जो 25 साल से यंग मतलब कम उम्र के आप मेरे यंग भाई बहनों, तो मैं इसलिए आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं अपने हमने तो, हमारी जनरेशन ने तो जो देखा नहीं, किया है, ऐसा कुछ करते रहे हैं वो तो, और वो मानेंगे भी नहीं। वो कहते हैं ना, हम उनको आदत पड़ गई ना बंदे को। अब किसी बंदे को जी कहलाने की आदत पड़ गई, जैसे नवाबों को जूते कोई पहनाएगा, इसकी आदत पड़ गई। आदत पड़ गई बंदों को, फिर नहीं वो सुधरते। अब जिनको आदत लग गई वो लग गई, फिर नहीं सुधरती। देखो ना, हमारे देश में जितने अच्छे राजा थे, कुछ ईमानदारी थी, वो सारे ब्राह्मण ने मरवाए। शिवाजी की मौत के पीछे जिनको तो ये दबा लेते थे। कुछ के आगे इनका बस नहीं चलता था, फिर मौके की ताक करते थे और षड्यंत्र रचते थे। इसको मतलब इन्होंने इस देश का किसी भी तरफ से, कहीं से भी कभी भलाई सोची ही नहीं। वो जो पद्मावत फिल्म है, उसमें भी ब्राह्मण ही लेके आया ना करा के इसको, खिलजी को, अलाउद्दीन को। भाई अगर तू ब्राह्मण है, अगर मान लिया चलो भाई तू ब्राह्मण है, तो तू तो काम से ऊपर था ही ना, काम क्रोध से तो बदलाखोर था, और उसका तो मन डोल गया था पद्मावती की तरफ देखकर। वो तो कामी था, ये कामी और भैंसी ऐसे लोग थे। ब्राह्मण जो उपनिषद में, वेद में ब्राह्मण की जो डेफिनेशन है, आज के जो लोग खुद को ब्राह्मण मानते हैं, वो एक भी बॉक्स नहीं टिक करते। आप बोलोगे फिर अटैक कर रहा है, नहीं चलो उसको मैं किसी के साथ जायज तो करता नहीं, किसी साथ नजायज तो करता नहीं, ना ही मैं किसी का पक्षपात करता हूँ। तो जो हमारे सिख हैं, नाम के पीछे आके खालसा लगाए घूमते हैं, बहुत सारे हो गए, देखे होंगे आपने। खालसा की जो 10वें ग्रंथ में जो शर्तें हैं ना, जो बॉक्स टिक करने चाहिए उनको कि हाँ मेरे में ये गुण है, ये गुण है, ये वो एक भी टिक नहीं करते, फिर भी नाम के पीछे खालसा लगाए हुए। नहीं, मैं नहीं बख्शता किसी को, मैं सही बात बोल रहा हूँ। इसीलिए 10वें ग्रंथ का विरोध होता है, क्योंकि उसमें ऐसी बातें लिखी हैं जो देश का फायदा करेंगी और देश में से इस मन्नूवाद को खत्म करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, हम 1000-2000 साल पीछे हैं। जैसे अभी थोड़ी शायद हमने गति तेज हो गई कि शायद अम्बेडकर को पढ़ने लग गए लोग। तो मेरे ख्याल से किसी बंदे ने, बहुत समझदार, बहुत स्कॉलर था बंदा, उसने एक बात बोली थी कि महात्मा बुद्ध इंडिया में हुए, लेकिन अगर आज से 1980s में बात बोली थी ये बात, कि अगर आज से 2000 साल बाद भी शायद इनको महात्मा बुद्ध की बातें समझ आ जाएं, शायद ये संजीर कोशिश करेंगे 2000 साल बाद। 1980 में बोला था, इतनी महान बातें हैं। मतलब हीरे की परख जौहरी को होती है ना, वो बंदा स्कॉलर था, उसको परख थी। तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि 10वें ग्रंथ भी शायद 1000 साल अभी वेट करेंगे, 1000 साल के बाद ढूंढेंगे कि 10वें ग्रंथ कहाँ है, फिर पढ़ेंगे जी गुरबाणी में क्या लिखा है। तो पीछे चलते हैं हम, इसीलिए शायद हमको पछड़ा हुआ 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में हमारे मुल्क का नाम आता है। और क्या
क्या स्पीड से हम गति कर रहे हैं, कैसी हम बातें कर रहे हैं ब्रॉन्ज एज की। तो जो डेफिनेशन है, जब हम उस पर खड़े ही नहीं उतरते तो फिर भाई जो ये बातें मानने बैठे हैं और उसका क्रेडिट पूरा ले रहे हैं, और क्रेडिट लेके भला किसी का कर नहीं रहे, उल्टा नुकसान कर रहे हैं। मतलब हम तो डबल क्राइम कर रहे हैं, डबल जेपर्डी ये कर रहे हैं हम अपने कंट्री के लिए। तो गलत बात है। खालसा तो इनलाइटेंड मास्टर का नाम है। यहाँ एज ए डिस्काउंट जो कमिटेड है कि मैं पूरा जोर लगा दूंगा, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, उसको एज ए डिस्काउंट अलाउड है। वो इतनी मोटी बात समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, जान मारने को तैयार है। कोई भगत सिंह जैसा, उधम सिंह जैसा कोई ऐसा पता, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, अगर सिखों में कोई ऐसा बंदा है तो उसको एज ए डिस्काउंट है, एज ए डिस्काउंट वो लगा सकते हैं, वरना किसी को नहीं है। वो सारे बॉक्स टिक करता है जो लिखे हैं उन्होंने, गुरु साहब ने शर्तें लिखी हैं कि खालसा क्या होता है, वैसे ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी, एनलाइटेंड मास्टर, सेज, फकीर, जो पहुंचा हुआ फकीर, ये सब एक ही चीज के नाम, एक ही स्टेट के नाम है। संत, सेज, महर्षि, ऋषि, जो मतलब जो बाबू बोल रहे हैं, जिनको मोक्ष मिल गया जीते जी, वो है खालसा। तो शरीर से टूट गया है, उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो जिन्होंने आरों से अपने तन चिरवाए, जिन्होंने अपनी खोपड़ी जीते जी उतरवाई, तो उनको पता था कि हम शरीर नहीं, वो थे खालसा। इतने बड़े हम सस्ता कर देते हैं एक्चुअली इंडिया में ना, हर एक डेजिग्नेशन को हम सस्ता कर देते हैं। इंजीनियर हर कोई 3 साल का डिप्लोमा करके नाम के आगे इंजीनियर लगा के कार्ड छुपा देता है। मैंने इंडो जर्मन से 4 ईयर डिप्लोमा किया है, 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा किया। मेरे को 20-25 साल तक एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, और मैंने बहुत कुछ जिंदगी में मुश्किल काम किए हैं, मतलब जो चैलेंजिंग थे। और मैं अभी भी अपने आप को इंजीनियर नहीं मानता। इंजीनियर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है। वो तो कंपनी जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है, जब बनाता है, उसकी वारंटी तक लीगलिटीज भी देखता है, मतलब। और जहाँ इंडिया से आते हैं बंदे बीटेक करके, उनको तो रिज्यूमे भी नहीं बनाना आता होता, जो क्यूरिकुलम वाइटे बोलते हैं, जो सीवी जो भी बोलते हो आप, बायोडाटा, उनको नहीं आता होता। तो बंदे उनको पढ़ाया ये जाता है कि तुम इंजीनियर हो, जानबूझ के करते हैं, मेरे को लगता है शरारत है ये, ताकि ये मान लें और सीखें कुछ ना। जब हम मान लेते हैं ना, ये भी सभी डोबने वाली बातें थी ये, कि तू क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय है। अब उसने जब मान ही लिया मैं क्षत्रिय हूँ, तो वो ना मेहनत करेगा, ना कोई स्किल सीखेगा। इनिशियली तो ट्रेनिंग थी, चलो बर्थ बेस्ड भी जब बनाया था ना, कि चलो भी क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती थी उसको। फिर तो बहुत धीरे धीरे वो भी बंद होगी, वो सीधा ही उसको, जिस राज में थोड़ी शांति हो गई, पावरफुल उनके बुजुर्गों ने उनको कायम करके दे दिया, तो बस वो फिर उनको तो पता है कुछ करने को, वो तो अयाशी में लग जाते थे। ऐसे गिरावट आई, ये जानबूझ के किया जाता था, इनको मनवाओ कि तुम क्षत्रिय हो, और पहले ही उनको ब्राह्मण हो, ताकि वो कहीं कुछ खोज करेगा नहीं, कुछ सीखेगा नहीं, बस पक्की पिकाई खाएगा किसी, जो उन्होंने पहले लिख दिया उसी को सच मानने लगे, मानते मजे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, बेड़ा गर्क हो गया। अगर हम इतने ही क्षत्रिय थे तो हम गली के कुत्ते के तो गुलाम रहे हैं। वो कहते हैं ना, कोई है कंट्री ही नहीं है एशिया, और जहां से कोई बंदा इंडिया तक पहुंच सकता था जिसके हम गुलाम नहीं रहे। अगर हम इतने ही बड़े क्षत्रिय थे, फिर सोचने वाली बात है ना। जब असली क्षत्रिय खड़े किए पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने, फिर जाके ये हमले रुके हैं। और अंग्रेज इस साइड से नहीं आए थे, अंग्रेज वो दूसरी साइड से आए थे। इधर से आते तो हार जाते अंग्रेज, उनको पता था, वो समझदार थे।
और जो पंजाब सबसे बाद में अंग्रेजों के अंडर आया है, और वो भी गद्दारों की वजह से, क्योंकि तब तक ये ब्राह्मण देश बदल के घुस चुके थे अंदर। तो यही है भाई जिन्होंने हमारा मुल्क बर्बाद किया है, और आप इनको अभी भी लड़की की शादी में तारीख इनसे निकलवाते हो, अब इनको सर पे उठाए बैठे हो, और जिनको तीसरा नंबर दिया हुआ है इन्होंने, वो भी ऐसा ही करते हैं। हद हो गई है, मतलब दीवार से माथा पीटने को मन करता है भाई। नीचे वाले की तरफ देख के गुजारा मत करो, उसकी हेल्प करो। हाँ, नीचे वाले की हेल्प करो, ऊपर देखो और ऊपर उठो, तब ये देश तरक्की करेगा। नीचे वाले की तरफ देख के गुजारा मत करो। नीचे वाले की तरफ देख के गुजारा करोगे फिर तो बस, हाँ, फिर तो शूद्र भी बैठ जाएंगे कि हमारे नीचे शूद्र हैं। मैं नहीं इन चीजों को मानता, लोग मानते हैं इसलिए मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, मैं नहीं मानता। तो ये जो बातें हैं, ऐसे हम बहुत सारी बातें हैं, मतलब जिनके पीछे कोई बात है, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं बात में डेप्थ क्या है। जितनी जहाँ तक मुझे ऊपर वाले ने अकल दी है, उस डेप्थ तक मैं जा रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता, चलो ये तो बात कोई ज़्यादा है नहीं, पर और जो मैं बातें बोलता हूँ, आप ना रुको, आप और डीप जाओ, अपनी अकल को पॉलिश करो, अपने दिमाग को, अपनी अकल को, उसका इस्तेमाल करो और पॉलिश करो, और डीप जाओ। और ऐसी जो हमारी जड़ों तक बीमारियां फैली हुई हैं, जो वहाँ पे घर बनाए बैठी हैं, उनको निकालो। और मेरे हम उम्रों से मेरे को 1% का 0.0001% भी उम्मीद नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए माथा पिटाई कर रहा हूँ कि शायद आप में से कोई अमल कर ले और करे ऐसा, ताकि हमको जब हम अपने देश में आए कोई अच्छी चीज़ देखें। हम हॉलीडे के लिए आते हैं, खुशी तो आए तो और भी मन प्रसन्न हो और हमारा आना भी सफल हो। फिर हम बड़ों का आशीर्वाद, जब मैं इंडिया में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई बंदा अच्छी बात कर रहा है कोई, तो उसके लिए फिर दुआ निकलती है कि हे रब इसका मतलब भला करो। मैंने देखा एक वॉलंटियर था, वो गाड़ियाँ पार्क करवाता था, ट्रैफिक जाम होने से रोकता था, लोग उसको जानते थे, ट्रस्ट करते थे, गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ देते थे वो आगे पीछे करके। तो मैंने उसको वो पूछा, कहता, मैंने कहा कितने पैसे, जब उसने मेरी गाड़ी करवाई, कहता भाजी मैं कहता पैसे नहीं लेता। मैंने कहा फिर तो तेरा गुजारा कैसे होता है? कहता है ऐसे कोई दे जाए तो दे जाए, पर मैं खाली हूँ, बैठा हूँ, मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मैं बेरोजगार बैठा हूँ। जब तक चलो तब तक मैं काम कर रहा हूँ, लोगों की दुआएं मिलती हैं। देखो ऐसे बंदे भी हैं इंडिया में। तो मेरे मन से सच्ची दुआ निकली, मैंने उसको जितने पे मेरे पास चेंज थी मैंने उसको दी, और उसके बाद मैंने रब से दुआ दी। ये मन्नतें मांगने से नहीं दुआ पूरी होती। तो ऐसे मतलब जो दुआ है ना, जो लेता है दुआ, ऐसे काम करके अच्छे, फिर लोग उसके लिए दुआ करते हैं, फिर दुआ कबूल होती है। ऐसे नहीं मैंने जो गुरुद्वारे में चले गए, मंदिर में चले गए, ये 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का माथा टेक के हमने रब को दुकानदार माना हुआ है कि वो खुश हो जाएगा, ये करेंगे, व्रत रख लेंगे तो दुआ पूरी। ऐसा नहीं होता कुछ। जब कुछ हम सभी के अंदर रब बसता है, उसका सत्कार करेंगे। हमारी दुकान पे कोई ग्राहक आया है, हम उसको धोखा नहीं देना बल्कि उसके अंदर भी रब है, ऐसा दे के सेवा समझ के करेंगे सब कुछ। फिर लोग अपने आप दुआ देते हैं, फिर लगती है। ऐसे ही एक लड़की पेट्रोल पंप पे काम कर रही थी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा हाँ भाई, बहुत सारी लड़कियां काम कर सकती हैं, बस लोगों की तानों से डर के, कुछ समाज में 4 बुरे लोग होते हैं, उनसे डर के अपने गरीब माँ बाप का हाथ बटा सकती है, तो बटाना चाहिए। तो बैठी रहती हैं जमाने से डर के, समाज से डर के। तो वो लड़की काम कर रही थी, मैंने उसको भाई बहुत खुश हुआ। मैंने उसको
मैंने उसको तो सीधा नहीं बुलाया, मैंने कहा वो जो मैनेजर था, मैंने कहा वो जो लड़की है ना भी, मैं उसको एक आशीर्वाद जैसे कुछ मैंने उसको पैसे देना चाहता हूँ, वो ले नहीं रही थी। फिर मैंने कहा ये आशीर्वाद समझ के ले ले बड़ों का, फिर उसने ले ली। मतलब फिर खुशी होती है, हाँ फिर आनंद आता है, मजा आता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है। मतलब आप लोगों से मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये अपना शेयर करता हूँ ऐसी वीडियोस। और मैं मतलब मुझे लगता है कि आप लोग कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। मतलब हमारी जो जनरेशन थी, हमारी मतलब है अभी जिंदा है, वो तो जैसी थी जैसी नहीं थी, कोई मजे वाली बात नहीं थी। तो आप लोग प्लीज मतलब थोड़ा गहरा सोचें, अध्ययन करें, किसी पे ट्रस्ट मत करें, मेरे पे भी मत ट्रस्ट करो, मैं तो शर्म कहता हूँ। और ये सब जिन बंदों से मैंने सीखा है उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि अगर आपको किससे भी कोई गहरी बात सुनने को मिले तो वो सुनो, ये पकड़ के मत बैठ जाओ। बातों की गहराई बहुत, यही असल में ना, मुझसे एक बंदे ने सवाल किया था कि किसी देश का सबसे खजाना बड़ा क्या होता है, कि कोई अमीर देश है, ये कैसे तुम्हारा पैमाना क्या है मापने का उस देश की अमीरी को। तो मैंने उसको एक बात बोली थी, मैंने कहा, वो बंदा खुश बड़ा हुआ था, मैंने कहा जिस देश के पास यंग जनरेशन के पास जितने ज्यादा खोजी हैं और जितने ज्ञानवान लोग हैं, उनकी अकल का लेवल, IQ लेवल बहुत ज्यादा है जिनका, वो देश अमीर है, बाकी गरीब है। क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो वो अगर अमीर भी हैं तो गरीब हो जाएंगे, गवा लेंगे वो, जैसे हमने गवाया। तो अगर हैं उनके पास कम भी है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बढ़ा लेंगे। और ठीक है ना, जापान एक एग्जाम्पल है, 2 बार टाइम उन पे एटॉमिक बम 2 शहरों में गिरा के, और सुनामी आई वोल्केनो की वजह से, वहां पे जो अर्थक्वेक तो अक्सर बात है, फिर भी वो मुल्क जो है इतनी तरक्की कर गया। क्यों? उनको लोगों के पास अकल ज्यादा है। तो हमको ऐसे तो फ्री फंड में आसपास देख के सीखने को मिल जाता है, हमारे देश में नहीं है अकल, कोई गहरी बात ही नहीं करता। पहले तो गानों में भी 60s में डेप्थ होती थी शायरी में, अब तो मुन्नी बदनाम हुई, ऐसे गाने चलते हैं जहां से पता चलता है कि अब वो डेप्थ रही नहीं, और ज्यादा निगार आ गया। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अब ग्राउंड फ्लोर आ गया है, अब बॉल हिट करेगी, अब ऊपर को जाएगी। तो ये मेरा मकसद है वीडियोस डालने का। इतना प्यार से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर ऐसे ही कोई टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू।